हाय, आई एम अमित और एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले आपके साथ बहुत सारी बातें जो आपको मैथ में 50 to 50 नंबर्स लाने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, इसकी बिल्कुल मत करें, क्योंकि आपको अगर मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम उन्हीं मैथ में टॉपिक्स को रिवीजन करेंगे जो आपके 50 नंबर्स तो पक्के ही हैं। हम लोग आज प्लानिंग करेंगे कि कैसे 5 दिन का गैप आपको पढ़ाई करना है। आपको पता होगा आपको टाइम टेबल 16 तारीख को हिंदी का आपका एग्ज़ाम जो है चला गया। आपने 16 तारीख को हिंदी का पेपर दिया, हमको अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग का पेपर अच्छा गया होगा और आप लोग मैथ की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। अगर जिन लोगों को मैथ में डर लगता है, मैथ में तो सभी को डर लगता है, लेकिन अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो आपके मैथ में नंबर कम आ सकते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम प्लानिंग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम मैथ में 50 यानी कि 50 नंबर्स हम ला सकते हैं। बहुत कम टॉपिक्स को पढ़ करके हम मैथ में अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं अगर आपको हाई स्कूल में परसेंटेज अच्छे लाने हैं तो। क्योंकि अगर आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, साइंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते अगर आप मैथ में क्या होता है कि अगर आपका नंबर्स कम आते हैं तो आपके परसेंटेज डाउन हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखें कि कैसे हमें आप पढ़ाई करनी है। क्योंकि अगर आपके पास 16, 17, 18, 19, 20, 21 तारीख को आपका मैथ का पेपर है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम प्लानिंग करेंगे कैसे हमें पढ़ाई करना है। ठीक है, तो हम आपके साथ इन टोटल 5 टॉपिक को और पूरा का फुल टू फुल रिवीजन करेंगे और वीडियो पे बने रहेगा। अगर अपने दोस्तों अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि सभी को अगर अच्छा लगे तो सभी को शेयर करिए और सभी के नंबर्स अच्छे आने चाहिए। क्योंकि अभी लास्ट चांस है, इसके बाद आपका बोर्ड का एग्जाम किसी को भी नहीं देना है। तो आप पूरी तरीके से मेहनत करके पूरा मेहनत जितना भी आपको करना है कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड के जो रिजल्ट रहेंगे फिर आगे आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आपके पास परसेंटेज अच्छा रहेगा तभी आप कुछ आगे फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके आप 4 दिन पूरी तरीके से मेहनत और लगन से पढ़ें ताकि आपके मैथ में कम से कम अच्छे नंबर आएँ। ठीक है, साथ साथ में जो एक्स्ट्रा जो उस दिनों को भी पढ़ें, सब्जेक्ट को पढ़ें जो कम डे हैं, जैसे इंग्लिश आप रात में भी पढ़ें ताकि आपका रिविजन पूरा होता रहे। ठीक है, तो आज हम टोटल हमारे पास पहला चैप्टर है बीजगणित यानी अलजेब्रा का, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 50 to 80 नंबर्स पक्का ही कवर करेगा। अगर आप जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा तो सिर्फ बीजगणित और ज्यामिति या फिर अगर बीजगणित या फिर त्रिकोणमिति के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर ले तो वो कन्फर्म पास हो जाएगा। वो उसको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो आपको इन सारे टॉपिक्स को कंठस्थ यानी कि एकदम बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करके जाना पड़ेगा, तो अभी आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। इन बातों को आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फिर दोबारा फिर ये समय आपको मिलने वाला नहीं है कि अब हम कैसे रिवीजन करें, क्या करें, क्योंकि सारा समय अब धीरे धीरे बीतता जा रहा है। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रख करके 4 दिन आपके पास हैं, बहुत पूरी तरीके से मेहनत करके उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, और दूसरा चैप्टर हम रिवीजन करने वाले हैं ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति आपका 12 नंबर का आता है, जो त्रिभुज की सौरंग समसौरंगता को सिद्ध करने के लिए आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं। 3rd नंबर रहता है त्रिकोणमिति, 10 नंबर का आपका आएगा। मेंसुरेशन, ये भी आपका 10 नंबर का आएगा। सांख्यिकी 10 नंबर का आएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है खुद स्टडी करना है। हम आपको प्लानिंग बताएंगे कि कैसे आप 4 दिन तक पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑल आप क्या करेंगे कि इन सभी चैप्टर्स के आप लिस्ट बनाएंगे और सारे फॉर्मूले आप एक पेज पे फटाफट आपको लिख लेना है। सारा टास्क आपका ये रहना चाहिए, सारे फॉर्मूले को एक टाइप में लिखें और सारे फॉर्मूलों को लिखने के बाद अब सभी क्या करिए कि चैप्टर वाइज इसका रिवीजन करना आप चालू कर दीजिए। चैप्टर वाइज आप रिवीजन चालू करें। अब सभी एक चैप्टर लिया आपने, उसमें 10 से 5, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन अलग प्रैक्टिस किया आपने, आगे चले गए। फिर ज्यामिति में आपने कुछ क्वेश्चन उठाएं जो पिछले साल के पेपर आए हुए हैं, जो पिछले साल के बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं, उनसे प्रैक्टिस करते रहिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरीके से आपको पाँचों का पाँचों जो चैप्टर्स हैं बहुत अच्छी तरीके से आप इतने दिन में रिवीजन कर लीजिए। आपके पास 4 दिन का टाइम है, आराम से रिवीजन आप कर सकते हैं। तो ये है आपकी प्लानिंग। और रात के समय में जो आपका टाइम बच रहा है, पूरे दिन भर आप पूरे दिन का समय आप ले लीजिए मैथ के रिवीजन में, और रात यानी इंग्लिश जो रात्रि नाइट का जो समय है आप उसमें इंग्लिश का रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपको इंग्लिश के एग्जाम में 2 चैप्टर में एक ही दिन का गैप मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप प्लानिंग कर लीजिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप 45+ नंबर आप मैथ में ला सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब मुझे
आशा है कि आप लोग ऐसे ही करेंगे। और आज ही अभी मत सोचिए कि भी बहुत सारा टाइम आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सारा टाइम ख़त्म हो गया है। आज से ही रिवीजन करना चालू कर दीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए अपना, और सारे चैप्टर्स के पहले फार्मूले फटाफट आप लिख लीजिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब हम अपने रिवीजन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे अलजेब्रा, जो 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब को क्वेश्चन वाइज हम रिवीजन करना चाहते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो पेपर में आपको आने। हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन रिवीजन करने वाले नहीं हैं, हम उसी चीज़ को रिवीजन करेंगे फास्ट मोड में रिवीजन, जो आपको माइंड को शार्प करेगा, जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, बीजगणित के जो छोटे छोटे रूल्स हैं उनको आप पढ़ेंगे। तो बीजगणित तो हमको सबसे पहले पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण पढ़ना है, और सेकंड हमको पढ़ना है द्विघात समीकरण, ठीक है। आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको समीकरण को सॉल्व करना है वो 3 मेथड से। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, और तीसरा आपको पढ़ना है वज्रीकृत विधि। यानी कि आपको सिर्फ दो चर वाले रैखिक समीकरण के आपके जो भी क्वेश्चन आएगा, आपको तीनों विधि से, आप किसी भी विधि से आपको सॉल्व करने के लिए आएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण में आपको पढ़ना है ax² + bx + c। ये द्विघात समीकरण है, इसके आपको प्रकृति पढ़ना है। पहले हमको विविधकर पढ़ना है, फिर मूलों की प्रकृति पढ़नी है, ठीक है, और इनके मूलों की संख्या निकालना हमको सीखना है, और इनको गुणनखंड विधि से क्या करना है, हल करना है। हम इस चैप्टर में इतनी चीज़ों को रिवीजन करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हम वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड के पेपर में बिल्कुल आए हुए हैं, और फिर हो सकता है कि आ ही जाए, ठीक है। तो इस चैप्टर इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो हम पहले 2 चर वाले तीनों चीज़ को हम स्टडी करने वाले हैं, एक एक एग्जाम्पल से तीनों को फटाक से रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि अगर हमको बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो हम मैथ को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम प्रतिस्थापन विधि की बात करें, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लिया हुआ है, बोला है कि x - y = 26 और x - 3y = 0। इस समीकरण को आप क्या करिए, सॉल्व कीजिए। आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप किस विधि से कीजिए, ये आपके सन 2021 में आपके पेपर में आया हुआ था, ये 2021 के बोर्ड के पेपर में आया हुआ था। बोला है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए। इसका मतलब है आपको सॉल्व करना है, तो आपको इन तीनों में से जो भी मेथड आकर आपको समझ में आ रहा है कि हमको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, मैं इसमें बहुत कंफर्म हूँ कि अगर मैं इससे क्वेश्चन लगाऊंगा तो क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाएंगे, उसी हिसाब मेथड करिए। अगर जब तक आपको क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, वज्रगुणन विधि से सॉल्व कीजिए, तब तक आप फ्री हैं, कोई सा भी मेथड लगाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कौन सा मेथड आपको बहुत ज़्यादा सूटेबल हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने फास्ट रिवीजन के लिए तीनों मेथड को एक ही क्वेश्चन में हम लोग पढ़ लेंगे। ज़्यादातर आपको 2 ही पढ़ने हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। इन्हीं दोनों को आप कंफर्म कर लिए, वज्रगुणन विधि कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ 2 ही पढ़ लीजिए, वही आपके लिए कंफर्म है, ठीक है। तो अगर पहले मेथड की बात करें प्रतिस्थापन विधि से, हम दोनों मेथड से यहीं पर सॉल्व करेंगे, देखिए आप। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है कि समीकरण नंबर 1, यानी कि अगर x - y = 26 इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और x - 3y = जो इस समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है कि समीकरण नंबर 1 में 1 से किसी x या y की वैल्यू फाइंड आउट करके, निकाल करके दूसरे वाले समीकरण में बस पुट कर दिया जाता है। इसी को कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि। अगर हम इसमें से देख रहे हैं x - 2y, x - y जो 26 का इक्वेशन है, और x - 3y = 0 का जो इक्वेशन है, अगर इसमें से x के वैल्यू निकाल करके हम इस वाले y के जगह पर, x के जगह पर रख देंगे, तो ये हमारा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक स्थान को दूसरे स्थान हटाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर हम हटाएं, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 + y हो गया।
अब इस x की जो वैल्यू होगी हम उठा के किस में रखेंगे, x माइनस 3y वाले में, समीकरण 2 में हम रखेंगे। ठीक है, लिखेंगे, यहाँ हो गया लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। तो x की जगह पर 26 प्लस वाई हो जाएगा, 26 प्लस वाई माइनस की 3y इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, y वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे। तो 26 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y, 3y इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26/2 यानी कि 30। यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। आपने y की वैल्यू निकाल लिया। अब जैसे y की वैल्यू आपको पता चली x वाले में रख देंगे, x की वैल्यू पता चल जाएगी, सिंपल एकदम। अब लिखेंगे y का मान समीकरण इस वाले वैल्यू में पुट कर देते हैं, y का मान एक में रखने पर। तो x इज इक्वल टू 26 प्लस वाई, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 प्लस 30, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 93। ठीक है, देख रहे बिल्कुल सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। आपको सिंपल करने की बात है कि अगर प्रतिस्थापन विधि से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो किसी एक समीकरण का x का मान निकालेंगे और उसी x का मान उठा करके दूसरे वाले समीकरण में पुट कर देंगे और वहां से हमको y की वैल्यू पता चल जाएगी और इसी y की वैल्यू इस समीकरण एक में रख देंगे। ये होता है प्रतिस्थापन विधि। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया हो तो कोई सा भी अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन पे विलोपन विधि लगा करके आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, जो दो ही मेथड आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दो चीजों को अगर आप सीख गए तो आप हमारी गारंटी कि आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो अगर आपको हो गया हो तो हम इसको मिटा करके दूसरा मेथड सीखते हैं। ठीक है, सेकंड आता है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है, हम सबसे पहले जब हमारे पास इक्वेशन है तो इन इक्वेशन को बड़ी ध्यान से देखना है और इसको एक सीरियल वाइज में ऐसे लिखना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। हम इसको एक नंबर ऐसे लिख लेंगे और दो नंबर ऐसे लिख लेंगे। ऐसे लिखने का सबसे बड़ा रीज़न यह है कि हम इसमें ये देख सकते हैं कि पहले वाले समीकरण में x वैल्यू में कितना है और दूसरे वाले समीकरण में x कितना है, ताकि हम इसको माइनस और प्लस आसानी से कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है। अगर हमको विलोपन विधि में हमको क्या करना पड़ता है, घटाना या जोड़ना पड़ता है, ताकि हम किसी एक चर वाली वैल्यू को कैंसिल करके सिर्फ दूसरी बचे तो हम वैल्यू उसकी फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखा जाए बहुत सावधानी से तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों इक्वल वैल्यू हैं। तो अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें तो एक दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा y बचेगा, तो y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है तो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अगर हम x को काटना नहीं चाहते हैं तो अगर y से करना है तो अगर ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y हो जाएगा और 3x हो जाएगा, तो 3y फिर बराबर हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको वहाँ पे देखना है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करके दोनों x या y को बराबर करके कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस अगर करें तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हमने पहले से माइनस सब जगह लगा दे तो माइनस और माइनस मिलकर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस हमने लगा दिया, यानी कि 3y और y घट के कितना हो जाएगा 2y, और यहाँ पे 26 में से 0 हो जाएगा तो 26 बचेगा। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26/2, यानी y इज इक्वल टू कितना हो गया 30। देखिए सेम टू सेम वैल्यू जैसा प्रतिस्थापन विधि से है तो उसी तरह से विलोपन विधि है। अब इस y का मान उठा करके किसी एक समीकरण में रख देंगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी, और x की वैल्यू फिर वही x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 39। ये आपका सिंपल मेथड है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, दोनों अगर आपको समझ में आ गया है तो हम आगे बात करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और ले लिया जाता है। एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में देखा है कि पहला क्वेश्चन समीकरण एक है, दूसरा समीकरण, ये आपके 2022 में आया हुआ था पेपर में। ठीक है, पेपर 2022 में एक क्वेश्चन आया हुआ था। इस क्वेश्चन में देखो बहुत सिंपल है, ई नहीं बताया गया है कि आपको किस मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी मेथड लगा दीजिए, बस इस समीकरण को सॉल्व करके आपको क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, फिर माइनस करने के बाद आपको x और y का मान निकालना है। ठीक है, अगर इस तरह से किया जाए दोनों को तो हम डायरेक्ट क्या करें, विलोपन विधि लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा।
यहाँ पे 2y है, यहाँ पे x और -x है। तो इसको क्या करेंगे, अगर माइनस यहाँ पे है तो अगर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा, घटेगा नहीं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस और माइनस माइनस और कैंसिल हो जाएगा, 2y मिलकर 4y हो जाएगा, और 19 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। देखिए बहुत आसान है, बिल्कुल। अब पता नहीं चार नंबर आपके क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे अगर बेसिक कंसेप्ट क्या रहेगा तो यानी y इक्वल टू कितना हो गया, 20 हो गया। y इक्वल टू 20। अब y का मान किसी एक समीकरण में उठा के रख देंगे। तो x प्लस 2y बराबर की 19, तो यानी कि x प्लस y का मान रखेंगे तो 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू 19 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 90 माइनस कितना हो जाएगा, 40। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। अरे यहाँ पे 20 हो जाएगा डिवाइड बाई 4, यानी y का मान कितना हो जाएगा, 5। अब इस y का मान उठा करके किसी एक समीकरण में रख दिया जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 90। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 90। अब y का मान हम 5 रखते हैं यहाँ पे, तो 5 दूना के 10 इज इक्वल टू 19। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, ये विलोपन विधि है, बिल्कुल भी आसान है और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तुरंत विलोपन विधि से यहाँ पे हम प्लस माइनस किए, कैंसिल हो गया। y की वैल्यू फाइंड आउट हुई। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम समीकरण 1 या 2 में किसी में भी अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, तो हमारा x और y का मान निकल जाएगा। अब यही हमारा समीकरण हल। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, विलोपन विधि क्या होता है। हम एक इसका क्वेश्चन उठाएंगे, वो भी एप्लीकेशन, इसका यूज कहाँ होता है। एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में कंफर्म मिलने वाले हैं। आप इसको मत भूलिए कि नहीं आएंगे पेपर में, ये ध्यान रखने कि आने ही आने हैं, आपको क्वेश्चन को रट लेना है, चाहे जैसे भी। इस तरह का बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाले हैं। क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे बेसिक कंसेप्ट इस क्वेश्चन को लगाना है कि जो आपसे पूछ रहा है उसी को मान लीजिए कि हमको पता है। मानने के बाद जैसे जैसे बोल रहा है उसी तरीके से स्टेप आप करते जाइएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व होकर तैयार हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको ये बोला जा रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, दिया हुआ है। और सिंपल सी बात है कि आपको वर्तमान आयु के बीच में एक संबंध भी दिया हुआ है जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर ये न दिया होता तो आपको क्वेश्चन किसी और मेथड से सॉल्व करना पड़ जाता है। तो देखने वाली बात है कि दोनों की वर्तमान आयु हमको फाइंड आउट करना है, और इसमें से दिया है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी थी, 4 गुनी थी। अब आपको ये पता करना है कि x किसको माना जाए, और x आप उसी को मानेंगे जिस पर दूसरा वाला निर्भर है। जैसे पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अगर आपको पुत्र की आयु पता होती तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिए होते तो पिता की आयु निकल गई होती। तो हम क्या करेंगे, माना पुत्र की वर्तमान आयु, पूरा एकदम क्वेश्चन ना बोर्ड के पेपर में एकदम पूरी तरीके से एकदम क्या बोलते हैं, बारीकी से लिखे, नहीं कि फटाफट लिख के चलेगा, नहीं, बहुत आसान से बहुत सिंपल वे में लिखिएगा, तभी आपको अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं। वर्तमान आयु कितनी, x वर्ष हो गई, तो पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 4x। बस दोनों की वैल्यू उन्हें फटने। अब जैसा बोल रहा है उसी तरह बस कर दो, ऐसे खुद आ जाएगा। करते हैं पहला 5 वर्ष पूर्व। अगर हम आज के 5 वर्ष पहले चले जाएं, अगर 5 वर्ष पहले चल, जैसे अगर अभी हमारी उम्र अगर 20 है तो 5 वर्ष जाएंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि 5 वर्ष पहले अगर जाएंगे तो हमारे अगल बगल में जो कुछ होगा सब ना 5 वर्ष पहले जाएगा। ठीक है, तो अब 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व अगर हम चले जाएंगे तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x वर्ष, सॉरी x माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। और पिता की कितनी हो जाएगी आयु, 4x माइनस 5, क्योंकि यह भी तो 5 वर्ष
ये भी तो 5 वर्ष पहले जाएंगे, ठीक है। तो ये भी तो 5 वर्ष पहले जाएंगे, तो दोनों का भी 5 वर्ष घटेगा। अब बोला गया है कि पिता के 7 गुनी थी, एक मिनट, पुत्र की आयु कितनी थी 7 गुनी, तो कब 5 वर्ष पहले। तो अब कंडीशन लगा देते हैं, तो 4x - 5 = x - 5 कितना 7 गुना, बस। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। अब इसके बाद कोई कंडीशन ही नहीं दिया है ताकि आप इसको अप्लाई कर सके, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन था। अगर आप चाहें तो 2 मिनट में इसको सॉल्व करें, चाहे 5 मिनट में। अगर आपकी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी तो 1 मिनट में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करिए इसको। 4x - 5 = 7x - 35। सारे x वाले टर्म को एक तरफ, नंबर वाले को एक तरफ। 35 को इधर लेकर आते हैं तो कितना हो जाएगा, 4x इधर चला जाएगा तो 3x और कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो 4x 3x हो जाएगा, इधर 35 में से 5 जाएगा कितना 30 बचेगा। तो x = कितना हो जाएगा 30/3 यानी कि 10। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 10। हमने x किसको फाइंड आउट किया था, पुत्र की। तो पुत्र की आयु तो हमको पता चल गया, तो x की कितनी हो गई 10 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी होगी 10 वर्ष। अब हमको पता है कि वर्तमान आयु में पुत्र की आयु कितनी है, पिता के 4 गुनी है, तो 10 के 40, यानी कि y का मान कितना हो गया 40 वर्ष। अब हम फाइंड आउट में आंसर लिख देंगे, अतः पुत्र की आयु 10 वर्ष और पिताजी की उम्र 40 वर्ष। क्वेश्चन बहुत ईजी था, इसको आपको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 3 क्वेश्चन आते हैं जो आपको 1 नंबर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसको आप रट लीजिएगा, कन्फर्म है कि क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो एक बार फिर से आप वीडियो को रिसीव करके देख लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन ही कन्फर्म रहे कि आने हैं। ठीक है, तो इस 3 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं। 2 समीकरण आपको दे दिया जाएगा, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 0। पूछा जाएगा कि आपसे कि फाइंड आउट करिए कि दोनों जो रेखाएं दी गई हैं इनका द्वितीय हल है या प्रतिच्छेद करती हैं, समपाती हैं या फिर असंगत हैं। इन तीनों को फाइंड आउट करने के लिए आपको 3 फॉर्मूले आपको कंफर्म है कि पते होने चाहिए, और ये तीनों हैं। अगर a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर एक दूसरे से नहीं है तो इसका मतलब कि वह अद्वितीय हल होंगे। इसका मतलब है कि वह एक दूसरे को क्या का प्रतिच्छेद करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 अगर तीनों बराबर निकल गए तो इसका मतलब संपाती हैं। संपाती होने का मतलब ये है कि समांतर हैं, एक ही पे चल रही हैं, ठीक है, संपाती हैं। तीसरा दिया हुआ है कि a1/a2 अगर बराबर नहीं है b1/b2 के और c1/c2 के बराबर है तो इसका मतलब ये रेखा असंगत है। तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन आपको आने हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं और पता कर लेते हैं कैसे आएगा। कभी कभी आपको तो फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं कि इसमें संगत के लिए कौन सा है, असंगत के लिए क्या है, तो ये सब फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। तो अभी तीनों को क्वेश्चन हमको पता चल गया फॉर्मूला। एक क्वेश्चन हमने लिया, हमको ट्राई करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला वाला टर्म होता है वो a1, b1 और c1 होता है, a2, b2, c2 होता है, ठीक है। तो अगर हम कंपेरिजन कर दिया जाए 5/7 बराबर, अब यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड प्लस रहेगा तो -4/6 बराबर के 8/-9। अगर इस तरह से देखा जाए तो तीनों कहीं भी आपस में बराबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि अब किसका अद्वितीय हल है और दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। सिंपल सी बात है, हो जाना चाहिए। अगर ये तीनों अगर बराबर हो जाता तो संपाती होती हैं। अगर इसमें से सिर्फ एक बराबर होता, एक बराबर नहीं होता और एक बराबर होता c1/c2 के, तो हम ही कह सकते थे कि रेखाएं क्या थी, असंगत थी, ठीक है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आने वाले हैं और यही कॉन्सेप्ट रहेगा। भले ही आपको क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही यही रहने वाला है, ठीक है। इस बात को अब ध्यान रखना है। अब हम आगे चलते हैं। ax² + bx + c = 0। ये होता है हमारा द्विघात समीकरण। क्या होता है, द्विघात समीकरण। आपको इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, सबसे बड़ी बात ये होती है। आपसे इसमें क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा
मूल निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? मूल। तो मूल निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड है गुणनखंड विधि से, उसको क्या करना है? सॉल्व कर देंगे। गुणनखंड विधि से सॉल्व करके एक्स और वाई का मान, एक्स के एक अगर द्विघात समीकरण दो ही मान निकलेंगे, जाहिर सी बात है। तो आपको तो बहुत पहले से पता है कि गुणनखंड को कैसे सॉल्व किया जाता है, गुणनखंड किसी समीकरण को। अगर नहीं आता तो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। दूसरा चीज आपसे पूछा जाएगा मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति का मतलब हमको विविधकर पूछा जाएगा। विविधकर, विविधकर का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। d = b² - 4ac। ठीक है, हम क्या करेंगे, यदि d का मान अगर 0 आ गया, यहाँ पे b² - 4ac से कंपैरिजन करने पे अगर d का मान अगर 0 आ गया तो यानी कि मूल हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे। मूल बराबर होंगे। d का अगर वैल्यू 0 से अगर बड़ा हो गया तो वास्तविक मूल होंगे। मूल हमारे कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और d के वैल्यू अगर 0 से छोटे आ गए तो हमारे मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। आपको बस इतना ही चीज करना है। एक नंबर का कंफर्म इससे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 18 नंबर क्वेश्चन आपका फिक्स है। 18 से हो सकता है 20 ना हो जाए, या फिर हो सकता है 2 नंबर कम भी हो सकते हैं, लेकिन इतना तो कंफर्म है क्वेश्चन। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से हो सकते हैं 1 नंबर के आने वाले हैं। तो यही सब क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। तो d अगर d की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी तो मूल बराबर होंगे। d > 0 यानी वास्तविक होगा। d < 0 यानी क्या होगा? मूल काल्पनिक होगा। ठीक है, ये हो गया मूलों की प्रकृति निकालने का तरीका। अब आपसे पूछा जाएगा कि यदि एक होता है मूलों का योग, इसी में आपको पूछ लेते हैं मूलों का योग। मूलों का योग, मूलों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि द्विघात समीकरण के कितने मूल हो सकते हैं? 2 मूल हो सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? -b/a। अल्फा बीटा इक्वल टू कितना होता है? c/a। सारी वैल्यू इसी से ली जाएगी। आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि b/a b x का गुणांक है और a x² का गुणांक है और c अपना क्या है? कांस्टेंट है। तो इन सब बातों का आपका ध्यान रखना है। इस सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है ना। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा और मूलों की गुणनफल c/a। अगर a आपको इतना याद रहेगा तो हो जाएगा। ठीक है, विविधकर निकल जाएगा। बस अब क्या करेंगे? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आ गया ना क्या करना है? ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर कोई द्विघात समीकरण है, अगर मूल बराबर है तो k का मान, p का मान, c का मान, d का मान निकालिए। इस क्वेश्चन को बस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन लिए हैं और तीनों तरह के क्वेश्चन आपको 1 नंबर में या फिर 2 में पूछे जा सकते हैं। तो अगर पहले वाले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, सारे क्वेश्चन को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एक ही 2 क्वेश्चन से हम बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा अब जो समय बीत रहा है वापस आने वाला नहीं है। तो इस वजह से आप जो भी आपके पास दिन बचे हुए हैं बहुत मेहनत से उसको पढ़िए, तभी कुछ होने वाला है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो विविधकर की अगर हमको निकालने के लिए बॉल आता, अभी जस्ट हमने विविधकर का फॉर्मूला लिखा था b² - 4ac। हमने फॉर्मूला को यहाँ पे नोट किया। यहाँ पे अगर कंपैरिजन किया जाए तो ax² + bx + c की वैल्यू दिया हुआ है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2। पता चल गया। अब हम क्या करेंगे कि अब इसी की वैल्यू उठा करके इसमें रख देंगे, फिर हमको विविधकर फाइंड आउट पता चल जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। तो b का मान अगर 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 a का मान 1 हो जाएगा, c का मान 3/2। तो कितना हो जाएगा? 4 - 2 से 2 कैंसिल, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका मतलब -2। कितना हो गया? -2। एक बार फिर से मैच करा लेते हैं। b का मान 2, 4 हो जाएगा, -4ac, 2 से 2 3 अच्छा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि विविधकर हमारा किस में आ गया? माइनस में, और माइनस में आने का हमने जस्ट बताया कि d < 0। इसका मतलब है कि मूल हमारे काल्पनिक होंगे। बात समझ में आ रही ना। यानी कि मूलों की अगर प्रकृति आपसे पूछा होता है कि विविधकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा अभी क्या है? विविधकर माइनस में आने का मतलब है कि मूल जो होंगे हमारे काल्पनिक होने वाले हैं। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरे कर क्वेश्चन की बात अगर की जाए, kx² + 20x + 25 = 0 के अगर मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए।
मूल समान होने के लिए अभी हम जस्ट पहले ही बताएं कि विविधकर का मान 0 होना चाहिए। एक नंबर में भी आ सकता है, d = 0 तो इसके लिए क्या है, यानी कि मूल बराबर होंगे। तो कर लेते हैं मूल बराबर। तो मूल बराबर होने के लिए कंडीशन कितनी है, b² - 4ac = 0। तो यहाँ पे अगर कंपेरिजन किया जाए तो b का मान हो जाएगा 20, तो यानी 20 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान यहाँ पे हो जाएगा k लिख दिए, और c का मान हो जाएगा 25 से लिख दिए, = 0। स्क्वायर कर दो तो इतना 400 हो जाएगा, 25 चौके 100 k हो जाएगा, = 0। तो 100 k = हो जाएगा आपका 400, k = कितना हो जाएगा 4। अगर मूल बराबर हो तो k की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो। अब ये आपको ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए, 1 मिनट से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए। बात समझ में आ रही है? छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात की जाए, द्विघात समीकरण 3x² - 2kx + 2m = 0 कि अगर मूल x = 2 और x = 3 हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके सन 2022 के पेपर में आया हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3x² + 2kx + 2m = 0, और आपको ये दे रखा है कि x = 2 और x = 3 इस समीकरण के मूल हैं, तो k और m दोनों का फाइंड आउट करना है। यानी कि इससे के पहले में हमको सिर्फ एक ही का मान निकालना था, और इसमें हमको दोनों का मान निकालना है। कुछ नहीं, अगर आपको मूल पता है तो यानी आपको पता होना चाहिए अगर किसी भी समीकरण का अगर कोई भी मूल है तो उस समीकरण में उसकी वैल्यू रखने पर मान 0 के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर x = 2 इसका समीकरण का मूल है तो इसमें x = 2 रखने पर इसका मान 0 के बराबर होगा। तो एक बार x = 2 रख के 0 करेंगे और एक बार x = 3 रख के 0 रखेंगे, तब हम दो समीकरण फाइंड आउट मिलेगा। दोनों समीकरण को सॉल्व करके k और m का मान निकाल लेंगे। ठीक है, निकालते हैं। तो x = 2 रखते हैं, x = 2 रखने पर रख देते हैं तो 3 गुणे के 4 माइनस के 2 गुणे k गुणे x यानी कि 2 हो जाएगा प्लस 2m बराबर के 0। तो 12 माइनस के 4 के और प्लस के 2m बराबर के 0। इन नंबर वाले को उधर साइड कर दो, तो 2m माइनस के 4k बराबर के 12। समीकरण नंबर ये हो गया 1। इसी तरीके से x = 3 रखते हैं, तो 3 रखेंगे तो 3 तिली के 9 माइनस के 2 तिहाई के 6 के और प्लस के 2m बराबर के कितना हो जाएगा 0। तो कितना हो जाएगा 9 तिली के 27 माइनस के 6 के और प्लस के 2m बराबर के 0। तो 2m माइनस 6 के बराबर के माइनस के 27। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। आपको वही x और y का वैल्यू है, तो या तो आप विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सॉल्व करके k और m का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण को दोनों को एक साथ रख लेते हैं। मैं ऊपर क्वेश्चन को अरेंज कर दे रहा हूँ। तो 2m माइनस के 4k = -12 और यहाँ पे 2m माइनस के 6k = 27। अब देखा जाए तो 2m बराबर है, तो हमको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट करके घटा देना है। घटा दे इसको, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 6k में से 4k जाएगा तो 2k बचेगा, और माइनस माइनस प्लस 27 में से जब 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 2 गया 5, 1 15 हो जाएगा। k = कितना हो जाएगा 15/2। हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। k का वैल्यू फाइंड आउट करते या दूसरे वाले या फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर हम रखेंगे तो आपको वैल्यू फाइंड आउट पता चल जाए किसकी, m की, तो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसी में रख देते हैं, यहीं पे हम रख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। तो 2m माइनस के 6 50/2 = -27। तो 2 तिहाई 6, 2m = माइनस के 15 तिहाई 45 = 27 हो जाएगा, और 2m = कितना हो जाएगा 45 माइनस के 27। आठ 1 और 2m, तो m का मान कितना हो जाएगा 9।
ठीक है। m का मान कितना हो गया 9, यानी कि 15, k का मान भी निकल गया और m का मान। देख ले क्वेश्चन बहुत सीधा है, बहुत उल्टा सीधा भी नहीं है क्वेश्चन, खाली आपको बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन अब धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार रीड करता हूँ। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी से 1 मीटर क्या है अधिक है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सिंपल, बहुत छोटा क्वेश्चन है, 4 नंबर का है आपका। तो एक पहले फटाक से ना आयत बनाते हैं रेक्टेंगल, ये हो गया हमारा लंबाई, ये हो गया हमारा चौड़ाई। बोला गया है क्या कि क्षेत्रफल हमको दे रखा है, पहले से इसका क्षेत्रफल दे रखा है और बोला कि क्षेत्र की जो लंबाई है, यानी कि जो ये लंबाई है चौड़ाई का 2 गुना का, यानी कि चौड़ाई के 2 गुना का। तो मान लेते चौड़ाई x मान लेते हैं, तो चौड़ाई हमारा कितना हो गया x हो गया, तो इसके 2 गुने का हो गया यानी 2x से 1 मीटर क्या है अधिक है, यानी 2x + 1 क्या 1 हो गया। इसने बोला है कि एक आयत है जिसकी लंबाई उसके चौड़ाई की 2 गुने से 1 मीटर क्या अधिक है, तो चौड़ाई के 2 मीटर से 1 अधिक कौन होगी, लंबाई हो गया। बात समझ आ रही है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक कौन है, लंबाई है। तो बस अब हमको फाइंड आउट समीकरण निकाल लेते हैं। तो यानी कि लंबाई चौड़ाई पता चल गई, लंबाई पता चल गई और हमको क्षेत्रफल दिया है, दोनों की इक्वेशन बराबर कर देंगे। तो क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे के चौड़ाई, तो 528 = 2x + 1 × x, 2x² + x = 528। अब इसको इधर लेकर आते हैं, तो 2x² + x - 528 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करके आंसर हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करते हैं, ठीक है। इसका गुणनखंड किए रहेंगे तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 2 8 16 के 6 से 1, 4 1 5 और 2 2 के 4, यानी कि गुणा करने पे 456 आना चाहिए और घटाने पे कितना आना चाहिए 1 -1, यानी कि कितना हो जाएगा 33 और 32। इसका गुणनखंड हो जाएगा 33 32, निकाल देते हैं। 2x² + 33x -32x -528 बराबर के 0। कामा ले लेंगे तो x कामा लेते हैं, 2x + 33 -32 16 कामा ले लेते हैं, तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 33, x - 16 और x + 33, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 16। अब हमारी चौड़ाई पता चल गई, अब x का मान 16 आ गया चौड़ाई। अब फटाक से इसका 2 गुना से 16 32, 32 से कितना हो जाएगा 33, ये हमारी क्या निकल जाएगी आपकी लंबाई। ठीक है, क्वेश्चन आसान होंगे, सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, ठीक है। एक थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन में क्या दिया कि 2 अंकों का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्या याद कीजिए। संख्या याद करने का मतलब ये कि हमको 2 कंडीशन दिया हुआ, दोनों कंडीशन को फॉलो करके इक्वेशन बनाएंगे, फिर दोनों का वैल्यू निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि 2 संख्या है, तो पहली संख्या x हो गई और दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई, y हो गई। ठीक है, तब दोनों का योग हमको दिया x + y = कितना दिया 8, और दोनों का व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यानी कि 1/x + 1/y = कितना हो जाएगा 8/15। ठीक है, तो यानी कि दोनों का योग आपको पहले से जो कंडीशन दिया था, दोनों कंडीशन को मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है और उसके बाद जो इक्वेशन सॉल्व कर लिया जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर कितना हो गया 2 हो गया। अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाए तो कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इसका y अब प्लस कितना हो जाएगा x, लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसको ऐसे नहीं किया जाएगा। अब हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो पहले वाले इक्वेशन से देखा है तो x = कितना हो जाएगा, y का मान निकालते हैं, तो y = कितना हो जाएगा 8 - x। अब इस 8 - x का जो निकला हुआ y का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो 1/x + 1/8 - x = 8/15। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, 8 - x + x बटा के x 8 - x = 8/15 कर लिया जाए। x से x कट जाएगा और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 15, 8x - के x²। तो इधर लेकर आते हैं x² - 8x + 15 = 0। गुणा करने पे 15 और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 8, तो कितना हो जाएगा x² - के
5x और माइनस के 3x प्लस 15 बराबर के 0। तो x कामा ले लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 5, 3 कामा लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5। तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और x माइनस 5 एक ब्रैकेट में। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो x का मान अगर 3 रखेंगे तो y का मान भी कितना आ जाएगा, x का मान 3 और y का मान कितना आ गया 5। ठीक है, यानी कि पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, और हम अगर निकालना चाहें तो ठीक है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना ही क्वेश्चन आपको करना है क्वेश्चन में। हम अब अलजेब्रा हमारा हो गया बीजगणित, आपको इसमें क्वेश्चन इसमें से आएंगे और कंफर्म है कि आप कर लेंगे। अब आते हैं दूसरा चैप्टर त्रिभुज का। त्रिभुज का में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने पहले बताया 12-13 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो जाहिर सी बात है चांस अच्छे बनते हैं नंबर आपको, अगर आपको परसेंटेज अच्छा करना है तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। तो A, B, C और PQR हम मान लेते हैं कि हमें 3 त्रिभुज है। त्रिभुज का मतलब क्या होता है, त्रिभुज का मतलब ये होता है जिसकी तीन भुजाएं होती हैं और जिसके पास 3 एंगल होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। बाकी और कुछ तो इसके पास होता नहीं है, सब कुछ इसका सब ओपन होता है। मैंने 2 त्रिभुज बनाया है और इस त्रिभुज में जो हमको क्वेश्चन पूछे जाने हैं एक ही फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले होंगे और उसी दोनों फॉर्मूले से हमको सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो हम सिर्फ 2 फॉर्मूले पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं और उसी से आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो अब अगर आप तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। वो भी अपना जो बच्चे जिनको मैथ बिल्कुल भी कमज़ोर, कम से कम इतना भी अगर वो पढ़ लेंगे तो मैथ में कम से कम पास तो हो जाएंगे। तो अपने दोस्तों का भी इसका हेल्प कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बस छोटा सा ट्रिक समझना है, ये ध्यान रखनी है। हमारे पास 3 भुजा है AB, AC और BC और PQ और PR यहाँ पे QR है और इसके 3 एंगल है 1 2 3 1 2 3। अगर हमको इसमें पूछा जाता है सर्वांगसम के लिए, तो सर्वांगसम होने का मतलब क्या होता है, सर्वांगसम होने का मतलब भी होता है कि इन दोनों का त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में पहले तो बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये है तीनों भुजा आपस में क्या होनी चाहिए, तीनों भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तीनों भुजा आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, संगत भुजा आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। इसका मतलब कि AB बराबर के PQ, BC बराबर के QR और AC बटा के ई आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। सर्वांगसम, सर्वांगसम का मतलब एकदम हूबहू एक जैसा, यानी डुप्लीकेट जुड़वा जो होते हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही, सेम टू सेम उसे क्या कहता है, समरूप। और उनकी जो एंगल है, जैसे कोण A बराबर कोण P, संगत कोण भी आपस में बराबर होना चाहिए। कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज को समरूप होने के लिए ये 2 कंडीशन बहुत नेसेसरी है। पहला, ए भुजा इसके बराबर, इसका भुजा ही, और तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। संगत कोण भी आपस में बराबर होना चाहिए। और हमारा फॉर्मूला बनता क्या है, इनके जो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे AB बटा के PQ बराबर के BC बटा के QR बराबर के AC बटा के PR। अगर वो त्रिभुज समरूप हो गया तो उनके जो भुजाओं का अनुपात होता है वो भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यही हमको एक तो फॉर्मूला याद करना है, इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात है कि समरूप होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि तीनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए, या फिर तीनों भुजा अगर आपस में बराबर होगी तो भी हम लोग समरूप कह देंगे। अगर त्रिभुज समरूप हो गया तो उनके भुजाओं का जो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। कुछ करना नहीं चाहिए, ई वाला इसके बराबर में, ई वाला इसके बराबर में और ये वाला इसके बराबर में। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला साथ में और ही पढ़ लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
बटा के त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, हमने दो त्रिभुज भी बनाए थे, तो दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। ठीक, ये भी हमको फॉर्मूला क्या करना है, आपको एक नंबर इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो अगर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू का क्षेत्रफल और उनके समान क्या आता है, बराबर होता है। पहला क्वेश्चन की अगर बात करें, ठीक है, तो एक हमने दो क्वेश्चन लिए हुए, दोनों क्वेश्चन को आप देख लेते हैं। जो भी क्वेश्चन अगर आपको आएंगे बहुत सारे घुमा फिरा के, फॉर्मूले सेम टू सेम यही रहेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बोला गया कि त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज ए पी क्यू है और पी क्यू रेशियो बी सी का 1/3 का अनुपात दिया रखा है आपको। तो हमको पूछा है कि ए पी रेशियो पी बी का क्या निकलिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सेम से पहले देखा जाता है कि किस प्रकार के भुजाओं का रेशियो हमको दिया हुआ है, तो जिस पैटर्न में दिया रहता है हमको उसी पैटर्न में हमको अगला भी लिखना पड़ेगा। तो ठीक है ना, अगर हम पैटर्न के अगर देखने की कोशिश किया जाए तो यहाँ पर हमको दिया है पी क्यू और बी सी, यानी कि पी क्यू और बी सी, ये हमको दिया हुआ है। इसका मतलब कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू रेशियो बी सी हो गया बराबर में, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ भी तो होना चाहिए। तो अब ए पी और पी बी का हमको क्या है, मान निकालना है। तो ए पी कितना हो जाएगा, पी बी, पी बी हो, ये दोनों आपस में क्या थे, बराबर होते हैं। तो इनका अनुपात कितना दिया, 1/3 है। तो यानी कि ए पी और पी बी का भी मान कितना हो जाएगा, 1/3 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, बस में हमको दिया है कि पी क्यू और बी सी का अनुपात 1/3 है, तो ए पी और पी बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमको खुद पता है कि अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, तो जितना वो उतना ही, फटाक से टिक लगा करके बढ़ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। दो त्रिभुज हैं जिनका क्षेत्रफल तो आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनके ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऊंचाइयों का मतलब आपसे है कि उनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है कि क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा के दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले का भुजा मान लेते कि ऊंचाई दिया तो h1 मान लेते हैं, h1 का स्क्वायर बटा के h2 स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का हमको क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया हुआ, तो लिख देंगे 20 बटा कितना आ जाएगा, 45 बराबर h1 का स्क्वायर बटा के h2 का स्क्वायर। तो हमें बोला गया है कि ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 चौक के 20 और 5 9 45। तो h1 का स्क्वायर बटा के h2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 बटा के 9। इसका स्क्वायर में इधर कड़ी में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, h1 रेशियो h2 इक्वल टू 2 बटा के 3, यानी कि 2/3 का अनुपात आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर के हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपको एक देखते हैं सिद्ध करने के लिए आता है, तो बहुत आसान होता है, इसको बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, खाली आप देखिए कैसे किया जाता है। ठीक है, तो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा है पी आर क्यू आर पर क्रमशः यस तथा टी पर बिंदु हैं, इस प्रकार स्थित है कि कोण P यानी जो ए वाला है, कोण RTS यानी ई वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो दिखाइए कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। समरूप आपको पता होना चाहिए कि कोई भुजा बराबर कर दे या फिर कोण बराबर कर दे, अपने आप क्या है, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो करना चालू करते हैं, हमको ले लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज RST, ये हमने दो त्रिभुज ले लिया। अब देखा जाए तो एक कोण तो हमको पहले से बराबर दे रखा है, कोई ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेनी है। तो लिख देते हैं कोण P बराबर कोण T हो गया। ये हम लिख देंगे यहाँ पे ज्ञात है, यानी हमको पहले से दे रखा है। ठीक है, और एक कोण E वाला दिख रहे हैं, दोनों कोण के लिए क्या उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे कोण R बराबर कोण R उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया, यानी ई कोण ई को इसके बराबर हो गया और दो ई वाला कोण आपस में क्या है, उभयनिष्ठ हो गया। तो यानी कि दो अगर एंगल किसी के बराबर हो जाते हैं तो यानी कि समरूपता की कसौटी पर क्या हम लिख देंगे, त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है त्रिभुज RST के। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, RST के। तो
बस इतना ही से आपको करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो, 4 नंबर आपके हाथ में जाएंगे। तो यानी कि जब कुछ दिया हो तो समरूप त्रिभुज सिद्ध करने के लिए या तो 2 कोण बराबर कर सकते हैं या फिर भुजा बराबर कर सकते हैं। आपको ये दिखना है कि हमको क्या कंफर्टेबल है प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के चैप्टर में बस आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। तो आपको बस इतनी सारे बहुत ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट हमको क्लियर रखना है, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। दूसरा अब आते हैं हम त्रिकोणमिति के छोटा सा परिचय ले लेते हैं, जो बोर्ड के एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करने वाले, बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने वाले ताकि आपका रिवीजन हो सके और उस बेस पे आप आगे जाके प्रोसेस कर सकें, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने फार्मूले लिखे हैं जो आपको जानने बहुत ज़रूरी है। इस सारे चैप्टरों का फार्मूला आप एक जगह नोट करके रखे रहिए। ये होता है ट्रिग्नोमेट्री में सबका बेसिक होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, इसे कर्ण बोलते हैं, इसे लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टैन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा के आधार। हम ईमान के चलते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होंगी, और जिसको नहीं भी पता होंगी तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे मैंने हर चैप्टर वाइज हमने वीडियो बनाया हुआ है, वो एकदम बिल्कुल बेसिक से आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं कि कैसे इसको समझ में आया। आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। फिर बाद में जब आप पेपर देकर आएंगे फिर आप कहेंगे काश में वीडियो देख कर गया होता तो कुछ क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो गए होते। तो इस चीज़ को अब आप मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। दूसरा फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीनों फार्मूले आपको पते होने चाहिए, तीनों फार्मूले आपको क्या होने चाहिए, पते होने चाहिए। तीसरा होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये भी 2 फार्मूले आपको पते होने चाहिए। लगभग में इतने क्वेश्चन अगर आपको फार्मूले याद है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर आपको देखा जाए तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 से ही 3/5, तो टैन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए, ध्यान पे कोसेक थीटा इज इक्वल टू इतना, तो टैन थीटा और साइन कॉस थीटा का करना मान निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो फटाक से आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, फटाफट से की वैल्यू निकालेंगे। कोसेक थीटा का मतलब होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, पहले इसी का वैल्यू निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5 दूना के 10 3 13 बटा कितना हो जाएगा 5, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 बटा के 13। ये आपको पता है कि उल्टा होता है इसका, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर राइट एंगल ट्रायंगल करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा कितना हो जाएगा 5 और कर्ण कितना हो जाएगा 13। अब हमको आधार का वैल्यू पता करना है, तो कितना हो जाएगा, हमको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर के लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर के 5 का स्क्वायर और प्लस के x का स्क्वायर। तो 169 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, यानी कि आधार हमारा कितना आ गया 12। कितना आ गया 12, ठीक है। अब हम किसकी वैल्यू निकालें, टेन थीटा और कॉस थीटा, बस तब कुछ करना ही नहीं है। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है लंब बटा के आधार, तो लंब हमारा 5, आधार कितना गया 12, कॉस थीटा बराबर कितना होता है आधार बटा के कर्ण, तो आधार हो गया 12 और कर्ण कितना हो गया 13। बस फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह के हम ट्रिक को अपना करके क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप अब यहाँ पे देखें, तो सेकंड क्वेश्चन में दिख रहे हैं आपको कि यहाँ पे दिया गया है कि अगर 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस के 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और डिवाइड में आपको लिखा गया है यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 और प्लस कास स्क्वायर 30, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 अंश की कितनी वैल्यू होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे बताया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाकर सीख सकते हैं। और आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहले वैल्यू फटाफट पता कर लेते हैं, सबका लिख, जो वैल्यू हमको पता है ना बस उसके जगह पे वैल्यू। यहाँ पे बहुत आसान है, देखो 60 अंश का मान है तो 60 अंश का मान रखेंगे, 30 अंश का मान है 30 अंश का मान रखेंगे, 45 का मान पता ही है, शायद 30 अंश का मान पता है, कॉस 30 अंश का मान हमको पता ही है, बस वैल्यू फटाफट और भिन्न का जोड़ घटाना करके सॉल्व कर लेंगे।
तो 5 और कास 60 अंश का मान हमको पता है 1/2 होता है, तो 1/2 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4। सेक 30 अंश का मान होता है आपका कॉस 30 अंश का ठीक उल्टा में। तो ये कितना हो जाएगा 2 बटा कॉस 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, उसका उल्टा करेंगे 2 बटा कड़ी में 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर माइनस के tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो इसका एक ही लिख देंगे। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 का। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग समझ में आ गया होगा। सारी वैल्यू हमको जो वैल्यू हमको दिया रहेगा उस वैल्यू को यहाँ पे पुट आउट करेंगे, और यहाँ पे 15 डिग्री और 75 डिग्री का एंगल आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, जो 15 डिग्री और 75 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है, तो दोनों जोड़ने पर 90 डिग्री आते हैं। यहाँ पे हम क्या एलिमिनेट कर सकते हैं tan 90 माइनस थीटा से। फिर यहाँ पे tan 75, यहाँ पे भी tan 75 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 कितना है 0, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, तो अभी एक तरीके का और क्वेश्चन इस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे दिया गया है tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 करड़ी में 3 अगर आपको दिया हुआ, तो हमें पता करना है कि a और b का मान कितना होगा। देखो ऑफ था। ठीक है, तो पहले वाला समीकरण ही हो गया और दूसरा वाला ही हो गया। तो अगर देखा जाए ध्यान से, तो यहाँ पे कड़ी में 3 का मान tan के टेबल में किसका होता है 60 डिग्री का होता है, तो इसके जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे tan 60 डिग्री। तो tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री, तो यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से इसको अगर पुट किया जाए, तो 1 करड़ी में 3 किसका होता है tan 30 अंश का मान होता है, तो tan कैंसिल हो जाएगा, और tan कैंसिल हो जाएगा तो वहाँ से वैल्यू काट देंगे, तो a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 30 अंश। दोनों समीकरण को सॉल्व कर दिया जाए, b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और 2 यहाँ पे क्या 90 हो जाएगा, और a इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा 15 डिग्री, क्योंकि a और b मिल के कितना होना चाहिए 60 डिग्री होना है। तो a और b मिल के जब 60 होना, तो अगर a 45 हो गया तो b कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, तो यहाँ पे बोला है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 80 डिग्री। तो a का मान हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो अभी देखना है कि यहाँ पे tan 2a और cot a माइनस 80, अगर इस तरीके से कंडीशन दिया हो, अगर हमको a और b का मान पूछे, तो हम लोग क्या करेंगे, कोशिश ही किया जाएगा कि कॉट को अगर यहाँ पे किसी तरह से अगर ला दिया जाए, तो दोनों को कैंसिल कर दिया जाए, तो a की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम लोग क्या करें, यहाँ से एलिमिनेट किया जाएगा tan 90 माइनस थीटा से। तो इसको एलिमिनेट करते हैं, tan 90 माइनस थीटा एलिमिनेट करके कितना हो जाएगा cot 90 माइनस 2a, cot a माइनस 80 डिग्री, cot से cot कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस 2a बचेगा, इज इक्वल टू a माइनस से कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अब यहाँ से 2a वाला जो ना a की तरफ भेजेंगे, नंबर को नंबर की तरफ ले चलेगा, 90 माइनस हो जाता है प्लस हो जाएगा, और 2a माइनस इधर जाके 3a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, और 3a हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा 108 बटा के 3, यानी कि 3 से कैंसिल कर दिया, 3 3 के 9, 3 6 36, यानी a का मान कितना हो गया 36 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग इसी तरीके से अप्रोच करना है। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो हम तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना है कि क्वेश्चन में दिया गया कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस थीटा, और हमको प्रूफ करना है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा का स्क्वायर। तो या तो आप LHS से लेकर करें चाहे RHS करें, दोनों तरफ से किसी को भी करेंगे इतना क्वेश्चन आना चाहिए ना। तो हम लोग क्या करेंगे RHS, ये हो गया हमारा LHS। तो अभी हम लोग क्या करेंगे RHS से लेकर के प्रूफ किया जाएगा। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, अब इसका परिमीकरण किया जाएगा 1 माइनस साइन थीटा से और 1 प्लस माइनस साइन थीटा से। तो जितना नीचे का माइनस सिंबल रहता है, उसी का हम लोग चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा परिमीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी से, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कितना है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो
तो इसको अगर हम करड़ी में अंदर ले लिया जाए, ए बी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा बटा के कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, दोनों को ब्रेक कर देते हैं फ्रैक्शन में, तो 1 अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा टेन थीटा, और स्क्वायर तो है ही पहले से ही। सीध हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको खाली परिमेयीकरण करना है और बाकी 2 फॉर्मूले आ गए तो क्वेश्चन सिद्ध कर देना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, इस लास्ट वाले क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, दिया है कि tan A बराबर के tan B, तो हमको सिद्ध करना है कि A प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री। कितना लिखना है 90 डिग्री। हमको ये सिद्ध करना है A प्लस बी कितना आना चाहिए 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। अगर पहले को अगर हम प्रूव करें, जो हमको दिया हो उसको लेकर चला जाए, तो tan A बराबर के cot B। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को यहाँ पे से एलिमिनेट किया जाएगा। तो एलिमिनेट करते हैं, तो tan A बराबर के tan 90 माइनस बी यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि cot B को 90 से डिग्री से एलिमिनेट किया जाए तो इतना लिखा जाएगा tan 90 माइनस बी। तो अगर यहाँ पे किया तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, A बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस के B हो जाएगा, B को उधर लेकर आ जाएगा तो A प्लस बी हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, प्रूफ हो गया। तो अभी जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, ये सब ट्रिग्नोमेट्री के एकदम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, और क्वेश्चन जो भी अगर आपके आएंगे तो इसी बेस पे आएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। इतने अगर हम जितना भी अभी क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, ये 3-4 चैप्टर के अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में आप अच्छा खासा स्कोर क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको जो भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आए, अगर आप चाहते हैं कि इसका जो बेसिक है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ पे सारे आपको चैप्टर वाइज आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप अपना कंसेप्ट क्या करते क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप वहाँ पे भी जा करके देख सकते हैं, और आपका वहाँ पे कंसेप्ट क्या क्लियर हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को मैंने सारा चीज़ कवर किया हुआ है, इन सबको आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे देख सकते हैं। तो आप ये मैं श्योर करता हूँ कि आप लोग अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, और अगले पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।